हमारे बस्तर में किसी ज़िले में एक एसपी थे, अब हमारे बस्तर में नहीं और बस्तर से बाहर निकल गए हैं। उनके काम करने का तौर तरीका इतना अलग था कि हर बार मैं उनसे पूछता था कि सर जब आप यहाँ से चले जाएंगे मैदानी इलाकों में तो क्या करेंगे। कारण ये था कि पूरे बस्तर में जब नक्सली सरेंडर करते थे, लेकिन उस ज़िले में नक्सली सरेंडर नहीं करते थे। उस ज़िले में जब एक प्रेमिका पत्र लिखती थी तो उसका प्रेमी संगठन छोड़ के आता था वैलेंटाइन डे के अवसर पर या ऐसे कुछ मौके पर। भाई दूज या राखी के समय में कोई भाई संगठन छोड़कर आता था एक अपनी बहन के बुलावे पर। तो इस तरह का मामला हुआ करता था। उनके काम करने का और वर्किंग स्टाइल अलग थी, और आज जब वो मैदानी इलाके में हैं तो वहाँ भी उनके काम करने का तौर तरीका अलग है। बहुत दिन से सोच रहा था उनसे बातचीत करूँ, तो आज उनसे बातचीत होगी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जिस एसपी की बात मैं कर रहा हूँ वो अभी छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके को संभाल रहे हैं, दुर्ग संभाग को, दुर्ग का जो है इलाका, नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव। सर स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। सर अगर आपको याद हो, बस्तर में मैंने आपसे कई दफ़े इस सवाल को किया कि यहाँ पे तो आप नक्सल पे अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें लोन वर्राटू आपने एक शुरुआत किया था, और लोन वर्राटू अगर आप सर्च करेंगे तो उसका बहुत अच्छा एक प्रतिसाद मिला है। दंतेवाड़ा में हमने एक रिपोर्टिंग की थी लोन वर्राटू हब पे भी, अपने आप में भारत में एक नया और नायाब था कि सरेंडर नक्सलियों के लिए। और मैं हमेशा पूछता था कि अब यहाँ से निकलेंगे तो क्या करें, क्योंकि आप बिल्कुल वहीं घुट पिस गए थे कि नक्सलियों के साथ कैसे खेलना है, साइकोलॉजिकल कैसे खेलना है। अब आप यहाँ आ गए हैं दुर्ग में, यहाँ है तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक नए तरीके से काम हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो मुलजिम है उसको लाइव बैठाया जा रहा है, लाइव ही पूछा जा रहा है, बहुत रिस्क है। तो ये सब कैसे, मतलब क्या नया, थोड़ा सा बताएं इसको। कि जनता से जुड़ के पुलिसिंग करने में मुझे हमेशा आनंद आया है, और जनता ही बताती है क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है। क्योंकि दंतेवाड़ा नक्सल अफेक्टेड ज़िला था जब मैं ज्वाइन हुआ था 2016 में, तो इंडिया में वो 3rd मोस्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है। और अब दंतेवाड़ा इस कगार पे है कि जैसे कोंडागांव में फर्स्ट टाइम एसपी बना, वो ज़िला भी नक्सल मुक्ति की ओर जा रहा है, मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है। और दंतेवाड़ा भी अगले 2-3 वर्षों में मोस्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हट जाएगा। जब हम जनता के साथ बैठ के काम करते हैं तो उन्हीं से हमें सॉल्यूशंस मिलता है। यहाँ भी हमने नक्सल, देश में कुछ जनता है जो नक्सल में इंटरेस्टेड है, लेकिन जो सिटी क्राइम है उसमें देश का एक बहुत बड़ा भूभाग के लोग हैं जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। आप देखें कितने सारे फिल्म्स जो हैं वो क्राइम थ्रिलर्स पे बने हैं, कितने सारे टीवी एपिसोड्स जो हैं वो क्राइम के ऊपर बने हैं, क्राइम पेट्रोल से लेकर बहुत सारे एपिसोड्स हैं। हाँ ठीक बात। लोग क्राइम के बारे में जानना चाहते हैं, क्राइम कैसे होता है, कैसे सॉल्व होता है। कहीं ना कहीं पुलिसिंग में ये चीज़ हम जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो उसके कारण जो मीडिया है उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करती थी। पहली बार दुर्ग जिले में ऐसा हुआ कि जो भी क्रिमिनल है, बड़े अपराध हैं, उनको हम जनता के सामने लाते हैं, मीडिया के सामने लाते हैं। उसमें वो बताता है क्यों गया, कैसे गया, क्या सामाजिक पृष्ठभूमि थी, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, कैसे वो अपराध में आगे बढ़ा, कैसे अपराध में उतार चढ़ाव आया, वो क्यों इसमें घुसा, कैसे वो निकलना चाहता था, परिवार उसका क्या चाहता था, प्रेमिका क्या चाहती थी, वो अपना बारे में उसको करने के बाद कैसा लगता है, वो क्यों इसे नहीं छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनसाइट अबाउट द क्राइम जो है वो जनता को भी मालूम चल रहा है। दूसरा पक्ष और पहले दूसरा क्या है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, क्योंकि वो हमारे सामने है तो उसके साथ मार पिटाई नहीं हो सकती। यदि वो मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया है तो वो अपनी बात रख सकता है। तो कहीं ना कहीं गलत जो बात आती थी कि पुलिस किसी को भी उठाकर कार्रवाई कर देती है, पुलिस निर्दोषों पे कार्रवाई कर देती है, उसमें ये जो ट्रांसपेरेंसी है सबसे अच्छी बात है। डिग्निटी के साथ और रेस्पेक्ट के साथ उसके बातचीत किया जाता है, उसको धमकाया नहीं जाता है। और इसका बहुत बड़ा फ़र्क उन लोगों पे पड़ता है जो क्राइम को बहुत ज़्यादा जो है रोमांटिसाइज करके क्राइम की तरफ घुसना चाह रहे थे, जो यंग लोग हैं। हाँ। काफ़ी लोग यंग लोग जो है टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ चलानी, हवाई फायरिंग करनी, कट्टा रखने की बात करना, लोग नशे की तरफ जाना। तो कहीं ना कहीं जो लोग क्राइम में घुसने की कोशिश कर रहे थे वो अब इस क्रिमिनल्स की ये जो पीड़ा जान के वो अब क्राइम से दूर जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि 6 महीने में जिसको भी हमने काउंसलिंग किया है, इंडिविजुअल काउंसलिंग और घर वालों को काउंसलिंग किया है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा उसने क्राइम नहीं किया। अच्छा। जनरली ये होता है एक चोर जैसे जेल जाता है, जेल से निकलता है, फिर चोरी करता है। अब हर आदमी उस इंटरव्यू के दौरान ही बोलता है कि साहब मैं चोरी नहीं करूँगा। काफ़ी लोग रोने तक लग जाते हैं और वो खुद ही बताते हैं हम ये काम जाके करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम क्रिमिनल्स को रिफॉर्म नहीं करेंगे,
उनको हम जेल में आइसोलेट करके 10 दिन 15 दिन 20 दिन रख सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिस्टम नहीं रख सकते। जितना उसने अपराध किया उतनी ही उसको सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें रिफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। वो कुछ पहले ऐसा देखा जाता था, वो जेल जाते थे तो वहाँ और चीज़ें सीख जाते, दूसरे क्रिमिनल्स के साथ रह के बड़ा क्रिमिनल बनकर निकलता था। तो ये भी हमारी कोशिश है कि हम जो क्रिमिनल है उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, क्राइम को स्टिग्मेटाइज करें। क्रिमिनल को हम सामान्य नागरिक के रूप में ट्रीट करके सामान्य नागरिक के रूप में उसको रिफॉर्म करें, इस पे हमारा फोकस रहता है। यही कारण है कि महादेव ऐप इतना बड़ा, यहाँ पे 1000 लड़के यहाँ से भर्ती हो गए थे जाके महादेव ऐप में। सर ये महादेव ऐप क्या है? बहुत नाम सुना था, अब बस्तर से आए हम लोग, तो महादेव ऐप को थोड़ा सा शॉर्ट में अगर थोड़ा सा बता। महादेव ऐप में एक ऑनलाइन बेटिंग है जिसमें कि उन्होंने जगह जगह पे ब्रांचेज बना रखे हैं। हर ब्रांच में 7 से 8 लड़के भर्ती होते हैं। वो लैपटॉप रखते हैं, मोबाइल रखते हैं। अच्छा। वो जब भी कोई मैच हो या कुछ चीज़ें हो तो वो अपने लोकल नेटवर्क यूज़ करके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं खेलने के लिए। अच्छा, क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, किसी पे भी। अच्छा, सभी खेलों में ये जो सट्टा लगता है। इनका मेन फायदा क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह है। अच्छा। जैसे बाकी बेटिंग में क्या एक जगह चलता है, जिसको मन है वो खेले, जिसको नहीं मन है ना खेले। हाँ। यहाँ पे क्या है, लोकल प्रेरक टाइप के होते हैं। जो आदमी जिसे खिलवाता है उसको 7%, 8%, 10% कमीशन भी मिलता है। अच्छा। तो इसके कारण इन्होंने एक साल में 40 लाख मेंबर बना लिए। 40 लाख लोग जुड़ के इनके साथ बेटिंग कर रहे थे। करीब 4000 से 5000 करोड़ का इनका एनुअल टर्नओवर है और 40% प्रॉफिट है। अच्छा। तो समझिए कम से कम 15 से 100 करोड़ से 2000 करोड़ तक इनका प्रॉफिट है। जो लड़के यहाँ पे जूस बेचते थे, यहाँ साइकिल स्टैंड में काम करते थे, वो सब ने क्रूज खरीद लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, बड़ी बड़ी लैंड डील से बड़ी बड़ी लैंड खरीद लिए, विलाज खरीद लिए, होटल्स खरीद लिए। अच्छा। अब इनको देख के जो दूसरे यूथ थे वो रोमांटिसाइज होके वो भी मतलब पैसा और ये सब चीजें हर किसी को आकर्षित करती। तो जब हमने इनको मीडिया के सामने प्रेजेंट किया, इनकी व्यथा बताई कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, केवल जो आका हैं वो केवल पैसे को मलाई वो खा रहे हैं, तो मलाई वो खा रहे हैं और ये बेचारे क्राइम में फंस रहे हैं। तो 1000 में 500-600 लोग वापस आ गए और लगातार लोग वापस आ रहे हैं। वो अपनी कहानी बता रहे हैं कितना मुश्किल से दुबई में रहते थे, कैसे उनको यहाँ से नौकरी का बता के झांसा दे के ले गए, किसी को नागपुर, किसी को शिमला, किसी को दिल्ली। और हमने तो दुबई तक चले गए थे सर? दुबई में भी करीब 30 से 40 लड़के गए। दुबई में जो बेसिक काम होता है वो यही लोग करते थे, वहाँ से बैठ के। अरे बाप रे। तो कहीं ना कहीं गैंग की तरह चल रहा है मामला। और ये इसमें पाकिस्तान में भी इनके ब्रांचेज की बात आई, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई, फेमा फॉरेन एक्सचेंज वॉल्यूशन की बात आई। इनके जो पैसा था ये 70 से 80 कॉर्पोरेट अकाउंट में जाता था शेल कंपनीज के, और उसके थ्रू ये दुबई भेजते थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन एक्सचेंज वॉल्यूशन और मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला था। कहीं ना कहीं कभी इसको टेरर फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग देशों में फैल गया था। तो जब हमने लोगों को ही काउंसलिंग करके उनके परिवार वालों को काउंसलिंग किया तो ज़्यादातर लोग वापस आ गए। और ये नेटवर्क छत्तीसगढ़ को छोड़ के दूसरे राज्यों में चले गए जहाँ पे पुलिस को इसका उतना अंदाज नहीं था। हाँ, कोई समझ ही नहीं पा रहा है इतना बड़ा खेल। लोगों को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम कोई IT कंपनी में काम कर रहे हैं लैपटॉप मोबाइल के साथ। ठीक। और ये तो इसलिए उन्होंने घर रेंट पे लेके ये लोग इस काम में लग गए। अब ज़्यादातर पुलिस भी इसमें नॉलेज बढ़ रही है, तो बाकी राज्यों की पुलिस भी इस पर काम कर रही है। और अच्छी बात यह है कि दुर्ग के लड़के ज़्यादातर वापस आ गए। तो सर छत्तीसगढ़ में दुर्ग के अलावा और भी जिलों में होंगे इससे जुड़े लोग? हमने बिलासपुर में रेड मारा एक बार जगदलपुर में रेड मारा, फिर जगदलपुर पुलिस ने कोंडागांव में रेड मारा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जब अवेयरनेस फैला तो बाकी जिले भी थोड़ा सा कार्रवाई करने लगे। हाँ, थोड़ा जागरूक हुए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थे तो सूचना हमें ज़्यादा आती थी। हाँ, जैसे कि नक्सल तेलुगु लीडर्स हुआ करते थे तो उनको ज़्यादा इंटेलिजेंस आता था। ये हमारे यहाँ था तो हमें इंटेलिजेंस ज़्यादा था। और पहली बार मैंने अपना जो मोबाइल नंबर है 7898815399 उसको पब्लिक कर दिया। अच्छा, कोई भी आदमी व्हाट्सएप पे कोई भी जानकारी दे सकता है। तो इससे इतना ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस आने लगा, हर तरह का इंटेलिजेंस हो, गांजा को, ड्रग्स को लेके हो, वो ट्रैफिक वॉल्यूशन को लेके हो, महादेव ऐप को लेके हो, चोरी को लेके हो। अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छी पहल थी। लोग अपना पर्सनल नंबर देने में डरते थे कि हमें रात भर फ़ोन आएगा, हमें रात भर लोग परेशान करेंगे। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि केवल जिसको बहुत अर्जेंट होता है वही SP को फ़ोन लगाता है, नहीं तो अच्छा, तभी मैं भी बैठा था तो आपने फ़ोन उठाया रॉन्ग नंबर। मेरे दिमाग में सवाल है, SP को भी रॉन्ग नंबर आता है क्या? तो आपने अपना नंबर सर्कुलेट कर रखा है। अच्छा। जो भी कोई मुसीबत में हो उसकी तो मदद की जाती है। इससे बहुत फ़ायदा हुआ। कभी किसी की बच्ची रात में निकल गई, तुरंत हमने उसका लोकेशन निकाल के बच्ची को वापस कर दिया। किसी के आसपास मारपीट हो गई, तुरंत उसने किया तो तुरंत वहाँ पे हुआ। जो लोग टेढ़ा मेरा गाड़ी चलाते हैं उसका लोग वीडियो बना के गाड़ी का नंबर। और छोटी छोटी चीज़ों से लोग परेशान होते हैं। किसी का DJ बज रहा है घर के बगल में रात में 11 साढ़े 11, बच्चों का एग्जाम है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने मैसेज डाला, वहाँ जाके DJ को रोक दिया गया।
लोग बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से पुलिस का जो जनता से कांटेक्ट बढ़ता है, जो पुलिस का जो परसेप्शन खराब है उसका मुख्य कारण ये था कि जनता और पुलिस के बीच में दूरी है, अविश्वास है। अच्छा, हर जगह यही है, बस्तर में भी हाँ। एक बार आप जनता से जुड़ेंगे, सीधा कम्युनिकेशन होगा, तो थाना प्रभारी और बाकी लोग भी समझेंगे कि यदि हम नहीं इसको करेंगे तो तुरंत ही व्हाट्सएप पे एसपी साहब को बता देंगे, और वहाँ से फोन आएगा तो हमारा नेगेटिव होगा। हाँ, नेगेटिव। तो वो खुद ही उसको करते हैं, उसको पता है कि यदि एक कदम हर आदमी आगे बढ़ाएगा पुलिस में तो दूरी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक बात। हम लोगों ने शिकायत के 50 बक्से बना के हर जगह चौराहों पे, स्कूल कॉलेज में शिकायत के बॉक्स डाले। कोई काफ़ी बार देखा गया है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स में बच्चियां कंप्लेंट कर नहीं पाती और बड़े स्कैंडल्स हो जाते हैं। अब वहाँ पे नाम लिखने की जरूरत है, नॉमिनस भी वो डाल सकती है। अच्छा। तो वो फिर स्कूल में जाके जांच की जाएगी, कॉलेज में जाके जांच की जाएगी। तो इससे जो घटनाएं जो बाकी जिलों में हो रही हैं, बच्चों के साथ छेड़छाड़ की, हॉस्टल, वो दुर्ग में बिल्कुल बंद है। उसका कारण ये है कि अब जो अधीक्षक हैं उनको ही पता है बगल में शिकायत बॉक्स पड़ा हुआ है, कौन जाके उसमें क्या डाल दे। हाँ, बिना नाम के। मान लीजिए 100 में 90 गलत भी हो, 10 भी सही है, 10 भी सही है, तो वो 10 लोगों को जस्टिस मिल सकता है। तो गलत डलता है क्या उसमें शिकायत से? ज़्यादातर सुझाव सही रहते हैं, कोई भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता। जो बहुत व्यथित होता है तभी वो उसमें डालता है। हमने QR बेस भी दिया है कि जो चाहे अब QR कोड को स्कैन करे, वहाँ पे सजेशन दे दे, कंप्लेंट दे दे। अच्छा। थानों में हमने QR बेस भी किया और इसका बहुत फ़ायदा मिला है। पहले लोगों ने बोला कि फिर गलत शिकायतें बहुत होंगी, लेकिन मैंने देखा कि जितनी शिकायतें आती हैं ज़्यादातर जेन्युइन शिकायतें होती हैं, गलत नहीं। और लोग थाने तभी जाते हैं जब परेशान होते हैं। ठीक बात। वरना कोई भी व्यक्ति अपने थाना रोजमर्रे की जिंदगी में थाना जाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। वो हॉस्पिटल, थाने ऐसी चीज़ है कि आदमी कितना भी अच्छा थाना हो, कचहरी हो, हॉस्पिटल हो, आदमी उससे बचने की कोशिश करता है। तो इस QR बेस्ड जो कोड है, अपना कंप्लेंट बॉक्स है, हमारी कोशिश होगी आने वाले समय में जहाँ भी लोग मांग करेंगे वहाँ पे ये सहायता बॉक्स डाले जाएंगे। अच्छा। फिर हमने एक अच्छा काम किया है कि हमने सहायता केंद्र खोलने शुरू किए। जो स्कूल वाला बोलता है कि सर हमारे सामने लड़कियां निकलती हैं, लोग ल्यूड कमेंट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ पे हमने सहायता केंद्र ही अपना खोल दिया। अच्छा। तो जो स्कूल का छूटने का टाइम, स्कूल जाने का टाइम, उस टाइम सहायता केंद्र रहता है। सहायता केंद्र होने से एक पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा है, तो ये लड़के जो रैश ड्राइविंग करते हैं वो डरते हैं, जो ल्यूड कमेंट करने वाले लोग हैं वो डरते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक सुरक्षा भाव आता है। किडनैपिंग की केसेस कम हो सकते हैं, पेरेंट्स काफ़ी सिक्योर फील करते हैं। तो हर जगह हमारे, जब हम सोशल मीडिया पे, हमारे जो फेसबुक पेज है जिसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा। कुछ वीडियोस तो 1 करोड़ व्यूज़ तक पहुँचे हैं। वाह। तो ये जो आरोपियों से बातचीत वाला, एक जो हमने गांजा में 2 GRP कांस्टेबल पकड़े गए थे, उसमें 98 लाख व्यूज जो है वो हमारे फेसबुक पेज पर केवल हुए। और उसको छोटे छोटे जो बाकी मीडिया बंधु जो हैं वो भी उसको लेके कट पेस्ट करके डालते हैं, तो वो देश भर में फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम दुर्ग के लोग जो हैं उनको जब भी कोई शिकायत होती है ग्रुप पे भी डालते हैं, फेसबुक पेज पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो उसको भी संज्ञान में लिया जाता है तुरंत। अगर कोई फेसबुक पे भी शिकायत करे तो उस पर भी हम तुरंत जाके टीम भेज के पता कर देते हैं कि क्या मामला है, कैसा मामला है। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि ट्रैफिक में जो रैश ड्राइविंग, अश्लील हरकतें करना, गाड़ी में बैठ के, लोग वॉकिंग करने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी मॉर्निंग में, कौन सी गाड़ी कब आके ठोकर मार दे। तो साइलेंसर लोग लगा के ठक 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 इतनी आवाज़ करते थे कि बुजुर्ग लोगों को कान में प्रॉब्लम आ जा रही थी। अब सबको पता है कोई भी मोबाइल कैमरा से उसका फोटो खींच के गाड़ी का नंबर वीडियो बना के भेज देगा तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और जब भी कोई वीडियो आता है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है, हो भी रही। तो लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। भरोसा भी ऐसा नहीं कि वीडियो डाल दिए कुछ नहीं हो रहा है। ठीक बात। और कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ये है कि अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है मैं जाता हूँ इंटरेक्शन के लिए, तो जो यूथ है वो भी अब पुलिस से जुड़ रहा है। एक टाइम था कि लोग यूथ पुलिस से दूर था, अब यूथ में बहुत ताकत है, वो हमसे जुड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जनता के साथ जो बैठ के पुलिसिंग हो रही है, तो जनता खुद ही बताती है सर यहाँ सहायता केंद्र खोल दीजिए, यहाँ पर जो है अपना एक पुलिस का ये हो जाए तो अच्छा है, यहाँ पर ये स्कूल में ये प्रॉब्लम है, इस कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में ये। तो छोटी छोटी चीज़ें यदि हम करते हैं तो उससे जनता का विश्वास हमारी तरफ बहुत बढ़ता है। और ये एवर लर्निंग है, डेली हमें नए सुझाव मिलते हैं। कुछ सुझाव हमारे स्तर का होता है उसको हम करते हैं, कुछ तो मुख्यालय स्तर का होता है, शासन स्तर का होता है। अच्छा। तो उसको ऊपर हम लोग एस्केलेट करते हैं कि अच्छा कि ये ऐसा किया जा सकता है। और नवाचार आइडियाज़ तभी है, फोर्स आप पूरा क्राउड से आइडिया ले रहे हैं। तो एक तरह से क्राउड फंडिंग है, आइडिया फंडिंग है, विचारधारा की क्राउड फंडिंग है, आइडियाज की क्राउड। तो आइडिया 20 लाख यदि जनता है यहाँ पे, तो हर आदमी की सोच रहती है, क्रिएटिव सोच कोई भी रख सकता है, उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है।
वो एक क्रिएटिविटी, एक सोशल जो इंटेलिजेंस समस्या फेस कर रहा है उसी पे वो समाधान सोचता है बता कि ऐसी समस्या यार ऐसा हो जाता तो अच्छा, उसने फेस किया है। हाँ। हम ऑफिस में बैठ के हमने समस्या कभी देखा ही नहीं। हाँ, हमने देखा हम तो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठे, वहाँ पे ड्राइवर गनमैन बैठा हुआ है, हम गए, हमारे सामने डर से कोई कुछ बोलता भी नहीं। थाना प्रभारी सारी रोजी पिक्चर बताएगा, फिर ये अच्छा है, वो अच्छा है, जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है, शराब नहीं है, यहाँ तो सब अच्छा है, यहाँ तो सब अच्छा। लेकिन यदि जनता यदि भेजती है, और मैं यदि किसी थाना प्रभारी को 3 मैसेज डेली भेजता हूँ, तो उसके दिमाग में भी टेंशन होता है कि मेरी सब चीज़ें तो ऊपर तक पहुँच रही हैं, डायरेक्ट पहुँच रही हैं। तो मुझे फीडबैक, तो एक तरह से ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह भी है कि लगातार जो है हम थाना प्रभारियों को, सभी को, इससे लोगों का व्यवहार काफ़ी सुधरा है। पहले लोग, सबसे बड़ी पुलिस का प्रॉब्लम थी कि हम जनता से बात ही बड़े गलत भाषा में करते थे। ये हमेशा रहता, मतलब खाकी से डर या खाकी बदनाम क्यों, इसको लेके, क्योंकि आम आदमी सीधे थाने जाता है और वहाँ थानेदार सीधे मुंह बात नहीं करता, जाता सीधे थाने ही है, लेकिन एक जो थानेदार हो सीधे मुंह बात नहीं करता, तो इमेज हमेशा जो है खराब बनती है। दूसरा हमने एक अच्छा चीज़ किया है कि पूरे देश में हमारा अकेला जिला है अच्छा, जहाँ सभी को साप्ताहिक अवकाश मिलता है, फिक्स डे पे मिलता है। अच्छा, यहाँ मिलता है क्या? जिसका ट्यूसडे है उसको साल भर ट्यूसडे मिलेगा। अच्छा। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएं या कोई मंत्रीगण आ जाएं, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, जिसका जिस दिन छुट्टी है उसको दिया जाता है। इवन ट्रैफिक पुलिस को जो है उनको 350 ट्रैफिक पुलिस है, तो 50 व्यक्ति डेली छुट्टी पे रहता है। अच्छा, साप्ताहिक अवकाश लेता है, तो इससे लोगों के अंदर ऊर्जा रहती है। अब फैमिली को ही पता है कि ट्यूसडे छुट्टी है, उस हिसाब से वो अपना कहीं रिलेटिव के मिलना है, कोई बैंक का काम है, कहीं खाने पीने जाना है। ये तो बाकी जिलों में क्या होता है कि रोस्टर में कभी ट्यूसडे आया, कभी फ्राइडे आया, कभी मंडे आया, कभी आया ही नहीं। अब घर वालों को पता ही नहीं कब छुट्टी आएगा, और पहले से प्लान कर लिए, अचानक छुट्टी नहीं मिली तो वो तो और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जगह तो स्ट्रेस एग्रेवेटेड हो जाता है। बिल्कुल बढ़ा रहे हैं तो क्योंकि पारिवारिक कला होगा तो और उसने बता रखा है 1 हफ्ते से ट्यूसडे को मैं छुट्टी में रहूंगा, और ट्यूसडे का काम घर वालों ने जोड़ रखा है, किसी को बर्थडे पार्टी करनी है, किसी को कुछ, अब ट्यूसडे बताते हो नहीं तो ऑर्डर हो गया, जाना है मुझे, तो परिवार पे भी बीतती है। वो आदमी मन लगा काम नहीं कर पाता, पूरे टाइम को होता है घर वाले में इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप बस्तर में रहे, कई जवानों का आत्महत्या कारण पारिवारिक कलह बिल्कुल रहा है। ठीक है, मतलब लोग सोचते होंगे पारिवारिक कलह ऐसे ही है, लेकिन पारिवारिक कलह आत्महत्या तक ले जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं दंतेवाड़ा में भी रहा, वहाँ एक भी फैक्टिसाइड की घटना नहीं हुई। बाकी जो आप देखें नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, हर जगह लोग एक दूसरे, हाँ, यहाँ मैं आया, यहाँ सुसाइड रेट हमारा 0 है, कोई पुलिसकर्मी कभी सुसाइड नहीं किया। तो ये भी क्योंकि करने का कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो छुट्टियों का हमने किया, फिर मैंने, अच्छा, बहुत बारीक चीज़ है देखने का। हाँ, दूसरा मैंने चॉइस पोस्टिंग की घोषणा की है। अच्छा, जो आदमी जिस थाने में काम करने को बोलेगा मैं उसी थाने में उसकी पोस्टिंग करूँगा। अच्छा, तो इससे क्या हुआ है कि हर आदमी अपने घर के बगल पे काम करता है, तो उसको भी एक मानसिक ये रहता है कि मैंने एसपी साहब के पास गया, मैंने चॉइस की पोस्टिंग ली है, अब मैं काम नहीं करूँगा तो मैं किस मुंह से जाऊँगा, यदि कहीं और पोस्ट कर दिया हमने। तो कोई टास्क भी रहता है क्या कि आपको इतना काम अच्छा करके दिखाएंगे तो चॉइस पोस्टिंग है? वो सबको ही चॉइस है। हाँ। जो व्यक्ति बोले मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं, क्योंकि यदि वो दूर से, माने 40 किलोमीटर दूर से जाता है थाने काम करने, उसमें उसको खुद का एक्सीडेंट होने का खतरा है। ठीक बात। हाँ। कहीं घर में इमरजेंसी हो गई तो वापस भी नहीं आ सकता। अब क्या आपको पता है 2 किलोमीटर दूर में परिवार रहता है, अचानक कुछ काम भी आ गया, तो तुरंत वो अपना पुलिस का काम छोड़ के वो काम करके आ जाएगा। ठीक बात। फिर अपने काम में लग जाएगा, अपने काम पे लग जाएगा। थाना प्रभारी उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लेगा। 1 घंटा के लिए निकल गया है वो। तो वो किसी पिक्चर में मैं देखा था कि एसपी साहब नीलामी करते हैं थाने की चॉइस पोस्टिंग, तो चॉइस पोस्टिंग अपन वही जानते थे लेकिन ये नया चॉइस पोस्टिंग अभी मेरे पास आए 10-12 लोग का हस्ताक्षर करा के ले गए। अब ये हालत है कि यहाँ पे 1600 पुलिसकर्मी हैं, और मेरे स्थानांतरण के बाद मैंने 2700 पोस्टिंग निकाल दिया, 2700 लोगों का। अच्छा। कुछ लोगों की 2-2 पोस्टिंग हो गई। अरे वाह। पहले वो उन्होंने एक थाना बोला, वहां जाके लगा नहीं ये थाना तो और नजदीक है, वही मांग लेता मैं। हाँ। तो वहां चला गया वो दूसरे थाने में। गजब। तो सभी को चॉइस पोस्टिंग है। इससे ये भी हुआ कि अब कोई आदमी कहीं फिर राजनीतिक पर्सन के पास या किसी क्यों जाएगा जब सीधे काम हो रहा है, खुद ही मिल रहा है। हाँ। नहीं तो ये भी शिकायतें आती थी कि किसी का पैसा खर्च हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई परेशान है, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को दूसरी प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ें। और तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा। ये 2 चीज़ें सबसे बड़े। तीसरा आवास का है, भिलाई स्टील प्लांट के साथ बात करके भी 100 घर अभी लिए गए और घर लिए जा रहे हैं। अच्छा। पुलिस कर्मियों जवानों के लिए यही 3 मेन समस्या हैं, एक पोस्टिंग, छुट्टी और आवास। यदि ये ट्रायड को हम सॉल्व कर पाएँ तो वो कम से कम 3 गुना एनर्जी ईमानदारी से काम करेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, तब फिर ये जितनी प्लानिंग आप बना रहे हैं वो सक्सेस हो सकती है। सक्सेस। हाँ, क्योंकि यदि अपने आदमी का ही वेलफेयर नहीं देखेंगे तो वो दूसरे कहाँ कर पाएंगे, और ये आदमी खुद ही मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो जनता के लिए क्या काम करेगा, पूरे टाइम वो खुद ही परेशान रहेगा। हैंड्स आपके यही है? हैंड्स में ही। अच्छा सर, जब आप पहली बार जो अपराधियों को लाइव आपने पूछताछ की,
तो ये प्लान कहाँ से दिमाग में आ गया कि यार इनको लाइव ले आया जाए? अच्छा, डर नहीं था उसके पीछे? क्योंकि अभी हम जब बैठे थे, बातचीत हो रही थी, अपराधी कुछ भी बोल सकता है, मीडिया कर्मी भी सामने है, बोल सकता है कि हमें मारा गया, मतलब एक चांस तो है। देखिए, एक तो पारदर्शिता को हम मेंटेन करेंगे तभी हम वो हिम्मत कर सकते हैं उसको मीडिया के सामने लाने हाँ, का। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जिगरा वाला काम है। मतलब दूसरी बात क्या है, मैं खुद ही साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मालूम है कि उसकी मनोस्थिति क्या है, किस क्वेश्चन को कहाँ पे डायरेक्ट करना है। यदि ये अनडायरेक्टेड इंटरव्यू होगा तो इसमें बहुत असहज सिचुएशन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत संभावना है। तो इसीलिए आपको उसकी मनोस्थिति भी समझनी है, नहीं तो कुछ इस तरह के प्रश्न हो जाए तो उनकी उसकी मानसिक स्थिति के लिए खराब है। ठीक बात। क्योंकि जो आदमी पकड़ाता है उसकी व्यथित रहता है, वो कहीं ना कहीं, वो भी किसी को जेल जाना, जो वो भी फर्स्ट टाइम जो क्रिमिनल रहते हैं जी, उनके लिए बहुत ही, तो हम उसको ऐसा नहीं रखते कि हम उनको डिफेम कर रहे हैं या हम उनको अपमानित कर रहे हैं। उसका पर्पस ये होता है कि उसकी कहानी हम समझें और दूसरे लोग उससे सीख लें कि क्राइम क्रिमिनल के ऊपर क्या बीतती है जो पकड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि ये एंगल कभी नहीं आता सामने। क्योंकि क्रिमिनल हम मूवीज में देखते हैं कि वो हीरोइज्म दिखता है कि ये शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये गोलाबारी कर रहा है, वो हीरो दिखते हैं, वही हीरो दिखता है, वही हीरो दिखते हैं। लेकिन अब वो रियल लाइफ में देखते हैं कि कितना बड़ा भी चोर हो, कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, कानून के हाथ इतने लंबे, कभी ना कभी वो कानून के हत्थे चढ़ता ही चढ़ता है, समय लग जाएगा। और जब कानून के हत्थे चढ़ता है तो उसकी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाती है। ठीक बात। तो ये जो रियल जो लाइफ प्रोसेस है हम दिखाते हैं, तो उस, और उससे क्या, सभी समाज से ही आए हुए लोग हैं, तो सभी उससे अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं कि हाँ, हमारा भी भतीजा है, हमारा भी बेटा है, वो भी सिगरेट पीता है, वो भी अल्कोहल लेता है, वो भी बाहर घूमता है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। उसको भी वो घर वापसी करने की कोशिश करते हैं कि उसको सही चीज़ समझाएं, वो उनको दिखाएं वीडियो कि देखो क्या अंत हो रहा है क्राइम का। क्राइम का जो अंत, जो ग्लैमरस पिक्चर्स पे दिखाते हैं, वो रियलिटी उससे बहुत अलग है। तो इस रियलिटी से रूबरू कराने का जो है ये फ़ायदा है इस लाइव टेलीकास्ट। अच्छा सर, ये पूछ रहा था कि नाम भले ना बताएं, जिले के कई और भी एसपी हैं, किसी का कॉल आता है, अरे यार क्या कर रहे हो यार नया, मतलब ये क्या है कि क्रिमिनल्स को आप लाइव कर रहे हैं, हमारे लिए आफत, या सरकार की तरफ से कभी आया कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, इसको और अलग जिलों में भी करना चाहिए? अब क्या है कि बहुत चीज़ें अनकही होती हैं। हाँ, अब निश्चित रूप से कोई भी चीज़ पॉपुलर हो रहा है तो क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ द डे ही है, वहीं से सपोर्ट मिल रहा है, उसके कारण ये चीज़ हो पा रहा है। जहाँ तक है, कुछ लोगों ने लीगल चीज़ों के लिए बताया कि क्या हम मीडिया ट्रायल कर सकते हैं ट्रायल से पहले। हाँ, मीडिया, लेकिन काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं टीवी में आते हैं, वो भी कन्विक्शन के पहले आते हैं, तो वो भी वो उसको बेसिकली ड्रामेटिक दिखाते हैं, हम उसको सीधा फ्रॉम द हॉर्स माउथ दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लीगल इश्यूज़ की बात आई, कुछ लोग एथिकल इश्यूज़ पे आए कि क्या हमें किसी को जलील करना या किसी को ये करना सही है, तो हम उनकी डिग्निटी का और रेस्पेक्ट का पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, मतलब हाँ, ये तो मैं वीडियोस में देखा हूँ। तीसरा है कि लोग सोचते हैं यदि अनडायरेक्टेड चला जाए, तो यदि पुलिस पारदर्शी ढंग से काम नहीं करेगी तो हम मीडिया में उसको सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। नहीं तो वो अपनी बात रखेगा ही रखेगा, क्योंकि मीडिया बंधु भी फ्री है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ पारदर्शिता हम लाएं, एक लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाएं, और वो ओपन में है। यदि उसने किसी कांस्टेबल को कुछ आरोप लगाया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को पहले, अगर मान लीजिए कोई आरोपी है और उसने किसी पुलिस के या आपके कर्मचारी पे आरोप लगा दिया, तो आप वहाँ तुरंत जांच के आदेश? बिल्कुल जांच के आदेश होंगे, क्योंकि ये तो मीडिया के सामने है। हाँ। वो 10 शिकायतें और हमारे पास आएंगी। हाँ। ये तो मतलब ऐसा है कि वायरल हो रहा है तो पुलिस के पॉजिटिव है तो निगेटिव करने वाले लोगों को निगेटिव भी होगा। लेकिन हम ये चीज़ की ये चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि वो आदमी जानबूझ के किसी को बदनाम करने के लिए कुछ लाइव में ना, मतलब जांच के बाद इसीलिए हम लोग 24 घंटे के अंदर ही हर व्यक्ति को पेश करते हैं। यदि आप लंबा किसी को रखेंगे तो कुछ लोग फीड करने वाले होंगे, लेकिन वो तुरंत पकड़ाता है, तुरंत मीडिया के सामने आता है, तो वो नेव रहता है। और कोई भी व्यक्ति इतने लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहेगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसको खुद थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होती है। हाँ। कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। पहले क्या होता था, आपने पकड़ा, को भेज दिया, वो एनोनिमस है, वो निकलता है, दोबारा वही काम करता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी एक जो काउंसलिंग टाइप की है, उसके परिवार को और उसकी पर्सनल काउंसलिंग, वो बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिमिनल्स को जो है ट्रीट करें बेसिकली, और क्राइम की दुनिया से खींच के लाएं। नए नए आइडियाज़ आते कहाँ से हैं सर? क्योंकि मैं देखा वो जो बाइक में वो लड़की को बैठा घुमा रहा, आपने सड़क पे ही उसका पीसी कर दिया। नहीं, वो बेसिकली हुआ क्या कि ये एक ट्रेंड है, एक जो देख के बाकी युवक भी इनको देख के अपने घर में दबाव बनाते हैं कि हमें महंगी बाइक चाहिए। उसके बाद वो अफेयर में करने के लिए फिर इतना उसके लिए वो देखते हैं कि लड़के नशा कर रहे हैं, ये भी नशा करने की बात करते हैं, नशा करते हैं। तो जो एक ट्रेंड है वो उनके प्रो हो जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि समाज में थोड़ा सुधार लाना है, तो ऐसे लोगों को समझाना आवश्यक है। और जो लोग इनको ग्लैमराइज करते हैं उनके मन में एक टेरर हो
कि हम यदि अनएथिकल काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, तो पुलिस की जो तीसरी आंख है वो लगातार उनको पीछा कर रही है। और हमने तीसरी आंख नहीं, तो लाखों आंख बना दी। जब हमने सभी को मोबाइल पावर है, सभी वीडियो बनाते हैं, भेजते हैं, तो हमें तीसरी नहीं, हमें तो हज़ारों लाखों लाख आंखों का खर्च करना पड़ता है पुलिस को मुखबिरी के लिए। इससे अच्छा सीसीटीवी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीसीटीवी से ज़्यादा लोग अपना, सबके पास मोबाइल कैमरा है, सब वीडियो बनाते हैं। एक कुछ इंसिडेंट के तो मैंने देखा है कि 4-5 अलग अलग लोगों से अलग अलग वीडियो उसी इंसिडेंट के आते हैं। ठीक बात। इसका मतलब है कि हर कोई देख रहा है। हाँ, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, वो केवल अपनी पुलिस की कमियां गिना के वो आराम से नहीं रह सकते। पहले हम जाते लोग, साहब यहाँ जुआ चलता है, यहाँ सट्टा चलता है, अवैध शराब चलता है, यहाँ पे डीजे बजाते हैं, यहाँ पर जो है चोरियाँ होती हैं। तो जनता ने उसको रोकने के लिए क्या किया? ठीक है, यदि आपको लगता है कि संदिग्ध आदमी बैठ के पी रहे हैं रात में, आप उसका वीडियो बनाएं, फोटो बनाएं, भेजें। आपको लगता है कोई यदि रैश ड्राइविंग कर रहा है, आपका फोटो खींचें, भेजें। हम केवल समस्याएं गिनाएंगे और अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हर किसी को भाई, हर आदमी का एक सामाजिक दायित्व है कि वो अपराध के खिलाफ लड़े। यदि हर आदमी एक सोल्जर की तरह काम करेगा, तो ही इस क्राइम पे कंट्रोल किया जाए। और यदि वो एक्टिव होकर क्राइम के खिलाफ काम करेगा, तो सबसे ज़्यादा वो खुद ही सुरक्षित रहेगा। वो क्राइम किसके साथ कब हो जाए वो कोई नहीं जानता। आपके बच्चे भी घूम रहे हैं, उनकी किडनैपिंग हो सकती है। आपके बच्चे घूम रहे हैं, वो भी किसी पिए हुए व्यक्ति आपके गाड़ी, आपके बच्चे को ठोक सकता है। ठीक बात, एक्सीडेंट कर सकता भी हो सकता है। तो हमें लगता है यदि क्राइम बढ़ेगा तो हर आदमी उसकी चपेट में आ सकता है। तो ये थे अभिषेक पल्लव जी, डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी। पहले दंतेवाड़ा में एसपी रहे और उस दौरान इनके काम अलग ही रहे, हमेशा चर्चा में बने रहते थे। खूब अच्छे से याद है मेरे को, सबसे पहली बार जब मैं इनकी तरफ आकर्षित हुआ था, दंतेवाड़ा में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 5 नक्सली मारे गए थे। उसमें एक नक्सली घायल हो गया था। जब वो घायल होके हाथ उठाकर दौड़ के आया तो सब, उस समय साहब एडिशनल एसपी हुआ करते थे दंतेवाड़ा में, ये दौड़ के डॉक्टर भी हैं, तो वहीं डॉक्टरी चल दिखाने लगे। मतलब गोलियाँ चल रही हैं, वहीं उसका इलाज करने लगे घायल नक्सली का। तब मैं पहली बार अभिषेक पल्लव जी से आकर्षित हुआ था कि मतलब कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। अब दुर्ग में आ गए हैं तो यहाँ और अलग तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब आरोपियों को सीधे लाइव बैठा रहे हैं और सीधे पूछताछ, पब्लिक भी पूछ सकती है, पत्रकार भी पूछ सकते हैं और खुद तो पूछते ही हैं। ये एक ट्रेंड नया है। अच्छा, इनसे बात करने का मेरा जो उद्देश्य था कि इस नए ट्रेंड के पीछे इनके क्या उद्देश्य हैं। और वाकई मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन बाकी ज़िलों में भी इस तरह के नए कवायद होना चाहिए। अगर आपको भी लगता है आप भी रोज़ ऐसे छोटे छोटे क्राइम से 2-4 होते हैं और आपके ज़िले के एसपी को भी ऐसी कुछ शुरुआत करनी चाहिए कि वो सीधे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे कि सीधे कोई भी आदमी सीधे एसपी से जुड़ सके, थानेदार वाला मामला ही चूक जाए और सीधे कार्रवाई हो जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।